साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कई बड़ी खबरें और कुछ अन्य ज़रूरी बातें आपको बताने के लिए। तो तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप ठगों के चंगुल से बाहर निकलने में मदद पा सकें, ठगी का शिकार ना बन सकें। चूँकि साथियों, ठगों ने पूरे देश को अपने खूनी पंजों में फंसा लिया है और ठग इतने प्रबल होते जा रहे हैं शासन का संरक्षण और सहयोग पाकर के अब उनकी ठगी का शिकार बने लोग पुनः अपना जीवन समाप्त करने लगे हैं। उनके भय से उनकी मौत होने लगी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को सुना करें, ताकि आपको ठगों से बचने के रास्ते पता चल सकें, आप ठगी के शिकार ना हों और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को ठगों से, बेईमानों से बचा सकें। तो साथियों, आज 37 दिन हो गए हैं हमारे आंदोलन को चलते हुए और ये आंदोलन देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए चलाया जा रहा है। देश के करोड़ों निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए चलाया जा रहा है और साथ साथ अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाकर अपने हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा है। इसलिए आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि जो भी देश को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं, भले ही वो ठगी का शिकार न बने हों, वो हमारे आंदोलन को सहयोग करें, इस आंदोलन में सम्मिलित हों। चूँकि आज नहीं तो कल साथियों, यदि आपने ठगों की खिलाफत नहीं की तो निश्चित रूप से आप नहीं तो आपके परिवार का कोई सदस्य ठगों के खूनी चंगुल में फंसकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकता है और कोई व्यक्ति असमय मौत के मुंह में चला जाए, वो भी किसी आपराधिक प्रकरण का शिकार बनकर। तो ये बड़ी असहनीय पीड़ा होती है। कानपुर से एक मामला सामने आया है साथियों, और ये साइबर ठगी का शिकार बनी थी। कानपुर से खबर है, लेकिन घटना आगरा की है। एक शिक्षिका साइबर ठगी का शिकार बनी थी और उनकी मौत हो गई है। और ये डिजिटल अरेस्ट वाला मामला था जो बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसमें किसी सामान्य आदमी को ठग नहीं फंसाते हैं, बल्कि उन लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं जो न्यूनतम करोड़पति हों। और जो करोड़पति होगा, जाहिर सी बात है, वो कोई अफसर होगा या रिटायर्ड अफसर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई एडवोकेट होगा, कोई सीए होगा, कोई आर्मी ऑफिसर होगा, कोई पुलिस ऑफिसर होगा, कोई जज होगा, कोई बड़ा उद्योगपति होगा। करोड़पति सामान्य लोग तो होते ही नहीं है। चूँकि ये डिजिटल अरेस्ट वाला जो मामला है ये करोड़ों में चलता है खेल। तो इस तरह की ठगी की घटनाएं जो देश में बढ़ती जा रही हैं, पहले तो पोंजी स्कीम्स के नाम पर, एमएलएम के नाम पर, निवेश योजनाओं के नाम पर, रियल एस्टेट के नाम पर, रिटर्न के नाम पर देश के सामान्य भोले भाले मजदूर, किसान, छोटे मोटे व्यवसायी, दुकानदार, छोटे मोटे प्रोफेशनल्स को ठगी का शिकार बनाया गया, जिनकी संख्या 42 करोड़ से ज़्यादा है, फैमिली हैं इतनी तो। और अब ये जो साइबर
क्राइम चल रहा है, ख़ास तौर से डिजिटल अरेस्ट वाला खेल, इसमें तो देश के तमाम बड़े लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और इसीलिए सरकार अब इनके खिलाफ बड़ी गंभीर हो गई है। ठगों को भी लगने लगा है कि अगर ठगों के खिलाफ और ज़्यादा सख्त कानून नहीं बनाया तो पूरा देश ठग और बेईमानों के पंजों में से निकल नहीं पाएगा। एक दिन ठग, अभी तो ठग अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे हैं देश पर, लेकिन पता चला कि अगर हमने इनके खिलाफ मिलकर आवाज़ नहीं उठाई तो ठग सीधे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सांसद वगैरह बन जाएंगे। जो संख्या अभी थोड़ा कम है वो 100% हो जाएगी साथियों। तो सरकार, हालांकि जो नई भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें ठगों के खिलाफ मृत्युदंड तक का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा बनाया है। तो अब कई कमेटीज़ ने ये सिफारिश की है कि सरकार इस प्रोसेस को थोड़ा कम करे और इस कानून को और सख्त करते हुए जल्दी से जल्दी ठगों को फांसी का प्रावधान करे, ताकि एक निश्चित समय सीमा में पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों को दंड मिले। साथियों, ठगों के खेल निराले चल रहे हैं। कुछ ठगों ने तो चूँकि युवा बने रहने का शौक़ सभी को होता है, सभी की इच्छा रहती है मैं सदा जवान बना रहा हूँ, चाहे स्त्री हो या पुरुष। गरीब आदमी तो शायद जो है सामान्य या मध्यम वर्गीय कहें वो तो ना भी सोचे एक बार को, लेकिन हर संपन्न व्यक्ति, अमीर व्यक्ति तो ये सोचता है कि मैं सदा युवा बना रहा हूँ। और रामदेव जैसे ठगों ने और उनके अंदर ये भूख पैदा कर दी है कि वो अगर जड़ी बूटियाँ खाएंगे या विदेशी पद्धति का उपयोग करेंगे, विदेशी इलाज लेंगे, थेरेपी वगैरह, तो वो हमेशा जवान बने रहेंगे सैकड़ों साल तक। जबकि सच्चाई ये है कि हमेशा जवान कोई नहीं रह सकता। हमेशा जवान तो राजा महाराजा नहीं रहते। टाटा, बिरला, अंबानी और गौतम अडानी जैसे लोग हमेशा जवान नहीं रह पाएंगे। एक समय आता है, एक एज होती है जवानी की, कि जब 60 वर्ष से ऊपर एज आती है तो प्रत्येक व्यक्ति को बूढ़ा होना पड़ता है और मरना भी पड़ता है सबको। ये प्रकृति का नियम है, ईश्वरीय नियम है। लेकिन एक घटना ठगी की साथियों ऐसी भी हुई है कि कुछ ठगों ने ऐसे ही कुछ अमीर लोगों का एक क्लब बनाया जो सदा युवा बने रहना चाहते थे, और उन्हें बताया कि उनके पास एक ऐसी मशीन है कि उससे अगर आप थेरेपी लेंगे हमारे पास आकर के तो आप सैकड़ों साल तक, बुजुर्ग लोग भी जवान बने रह सकते हैं, जवानी के आनंद ले सकते हैं। और साथियों, इस झांसे में आकर बहुत सारे लोगों ने इजराइल से मंगाई गई किसी मशीन के झांसे में आकर वो थेरेपी लेना शुरू कर दी और लगभग 35 करोड़ की ठगी अकेले कानपुर में कई बुजुर्ग दंपतियों के साथ हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ठग कितने शातिर हैं, उनकी दृष्टि कितनी गिद्ध दृष्टि है, दूर देखने वाली है, कि वो किस किस तरह से लोगों को झांसे में लेकर अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ठगों के खिलाफ इस तरह के एक्शन लें। एक और ठगी प्रकरण साथियों, कल मैं अपने गांव में था। मेरा गांव जेवर के पास है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ कुछ साथियों से मुलाकात हुई। जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी बहुत धूम मच रही है पूरे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों का जो पीएफ होता है, ईपीएफ, उसको ठेकेदार लोग खा गए, जमा ही नहीं किया, ठग लिया तमाम मज़दूरों को। लगभग 9 से 10 हज़ार मज़दूर उस साइट पर काम करते हैं और उन सब के साथ ईपीएफ के नाम पर बड़ी भारी ठगी हुई है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और आज एक बढ़िया खबर आई है इस संदर्भ में कि जो स्पाइस जेट का
मालिक है अजय सिंह, उस पर मजदूरों का पीएफ हड़प लेने के मामले में पीएफ डिपार्टमेंट ने ईपीएफओ, जिसको बोलते हैं केंद्रीय भविष्य निधि संगठन, उसने एफआईआर करा दी है। हालांकि वो सफाई देता फिर रहा है अजय सिंह, और ये पुराना ठग है, इसने निवेश योजनाएं भी चलाई थीं, तो इसके खिलाफ एफआईआर हो जाना ईपीएफओ की शिकायत पर बड़ी बात है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ईपीएफओ बहुत कम मामलों में इस तरह की शिकायत करता है कंपनीज़ के खिलाफ। इस कानून में थोड़ा संशोधन किया जाए और ऐसा बनाया जाए इसे कि जो विक्टिम है, पीड़ित भी इसमें अपने मालिकों के खिलाफ, प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर करवा सके। यदि कोई मालिक, ठेकेदार उसका पीएफ नहीं दे रहा है या काट नहीं रहा, या उसको गलत इन्फॉर्मेशन देकर, झांसे में देकर उसका ईपीएफ का जो पैसा है उसे हड़प जाता है। चूँकि ये बड़ा उस तरह का मामला है, मान लीजिए अगर मैनेजमेंट 12% पैसा अपना जमा करता है, 12% मजदूर का काटता है, तो इसमें कुछ अंशदान सरकार का भी होता है। और फर्जी दस्तावेज बना करके कंपनी इस तरह मजदूरों को भी ठगती हैं और सरकार को भी ठग लेती हैं। तो बहुत ज़रूरी है ईपीएफओ कानून में संशोधन करना और इसमें पीड़ित को, मजदूर को, कर्मचारी को एफआईआर लिखवाने का अधिकार देना, ताकि ये धांधली पूरे देश में रुक सके। चूँकि ये कोई छोटी मोटी धांधली नहीं है साथियों। हालांकि हमारे 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता परिवार हैं, लेकिन उनमें से जो साथी मजदूरी का काम करते हैं, ऐसे भी 40 करोड़ लोग देश में हैं जिनके साथ ईपीएफ के नाम पर ठगी होती है, घोटाला होता है। तो ऐसे साथियों को भी अब हमारे मूवमेंट से जुड़ना चाहिए। चूँकि हमारी ये लड़ाई भुगतान की लड़ाई है। आपके साथ कहीं ठगी होती है, किसी भी नाम पर आपका भुगतान नहीं दिया जाता, चाहे आप किसान हैं, अगर आपकी फसलों का भुगतान पेंडिंग है, आप मजदूर हैं, आपका वेतन, पीएफ, ईएसआईसी या कुछ भी अंशदान, कोई भी भुगतान पेंडिंग है, वो नहीं मिल रहा है समय पर, तो आप लोगों को भी हमारे मिशन भुगतान आंदोलन में, जो 1 सितंबर 2024 से लगातार पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी स्तर पर चल रहा है, उसमें आपको सबको जुड़ना चाहिए, ताकि हम मजबूती के साथ देश के बेईमान सिस्टम को झुका सकें, ज़मींदोज़ कर सकें और देश के तमाम ठगी पीड़ितों का और उन लोगों का भुगतान करवा सकें जिनका भी भुगतान कहीं भी पेंडिंग है, जमा योजनाओं के नाम पर या किसी और नाम पर। तो साथियों, चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और इसको राष्ट्रव्यापी बनाना है, आप समझ सकते हैं ठगों की प्रबलता को। एक और खबर है कि जो सेबी की चीफ हैं, जिस सेबी को लेकर के हमारे पीएसीएल पल्स के और दूसरी कई कंपनियों के लोग बहुत मुतमईन रहते हैं, आशान्वित रहते हैं कि सेबी उनका भुगतान कर देगा, तो सेबी की जो प्रमुख हैं, चीफ हैं, माधवीपुरी बुच, और वो आज से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से सेबी को हैंडल कर रही हैं। 2017 से सेबी में वो जुड़ी थी, 2022 में वो चीफ बन गई थी सेबी की। उनकी ठगी का एक मामला भी उजागर हुआ है कि वो सेबी में, सेबी सरकारी नियामक है, कोई प्राइवेट एजेंसी तो है नहीं, उसमें पद पर रहते हुए वो 2 और जगह काम करती रहीं जहाँ से वेतन उठाती रहीं। एक तो प्राइवेट बैंक है आईसीआईसी, और एक और कोई कंपनी है जहाँ से माधवीपुरी तनख्वाह लेती रहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस संस्थान की प्रमुख ही ठग हों, वो संस्थान, वो नियामक, वो एजेंसी आपका भुगतान कैसे कर देगी। तो साथियों, ये सेबी वाला जो झांसा आपको बार बार सरकार दे या कोई ठग दें या उनके दलाल ने, इससे बाहर आइए और सब साथी अपने भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का उपयोग कीजिए। इसके क्रियान्वयन के लिए लड़िए, इसको क्रियान्वित करा के सेबी, सीआरसी, लिक्विडेटर इत्यादि के जंजालों से मुक्ति पाकर
अपने नज़दीकी एसडीएम या डीएम साहब के माध्यम से भुगतान की मांग को बल दीजिए। चूँकि बट्स एक्ट में यही प्रोविज़न है कि आपका एसडीएम या एडीएम या डीएम या डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त आपसे आवेदन लेकर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको वापस करेगा। तो इस अधिकार का उपयोग तमाम लोग करें, इस कानून के लिए लड़ें, तभी सबका भुगतान संभव है साथियों। एक और खबर है साथियों उस स्कैम के बारे में जिस स्कैम की वजह से हम ठगी पीड़ितों के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए। बाइक बोट टैक्सी स्कैम जो गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों ने शुरू किया था साथियों। और इस खबर को लेकर चूँकि खबर इस भांति से लिखी है अखबार ने, हिंदुस्तान जो हिंदी दैनिक है उसकी ये खबर है, तो हमारे जो पीड़ित साथी हैं उनको भ्रम हो गया है कि अब उनका पैसा ये जो एनसीएलटी वाली प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से मिल जाएगा, जो दिवालिया की कार्रवाई कहते हैं। तो जो एनसीएलटी की जो कार्रवाई थी उस पर रोक लग गई थी साथियों, बीच में स्टे कर दिया था अदालत ने कि चूँकि इसमें 2 लाख से ज़्यादा हमारे देश के सैनिकों का पैसा फंसा हुआ था कंपनी में। तो एनसीएलटी की कार्रवाई का मतलब होता है कि पहले उन लोगों का पैसा दिया जाए, जैसे किसी बैंक का कर्जा है कंपनी पर तो पहले उसका दिया जाएगा, फिर सरकार का कोई टैक्स बकाया है तो वो दिया जाएगा, फिर कोई बिजली पानी का बकाया है तो वो दिया जाएगा, यदि उसके ऑफिस किराए पे चल रहे थे तो उन मालिकों का पैसे पहले दिया जाएगा, और यदि कुछ बचा तो फिर उन लोगों को दिया जाएगा जिनसे निवेश के नाम पर ठगी हुई थी। तो एनसीएलटी की प्रक्रिया से जो निवेशक होते हैं, ठगी पीड़ित होते हैं, उनको 1 रुपया भी कभी आज तक मिल नहीं पाया है आज़ादी के बाद से। इसलिए एनसीएलटी की प्रक्रिया को बंद करते हुए, सेबी की प्रक्रिया को बंद करते हुए, लिक्विडेटर्स की प्रक्रिया को बंद करते हुए सरकार ने, संसद ने बट्स एक्ट 2019 बनाया था, और उसमें ये अधिकार दिया गया था कि चाहे सरकार का कोई टैक्स बकाया हो, किसी बैंक का कर्जा बकाया हो, कोई बिजली पानी का बिल बकाया हो, या कोई इनकम टैक्स बकाया हो, किसी का भी मतलब बकाया हो, उनको बाद में दिया जाएगा। पहले उन लोगों का पैसा दिया जाएगा जो ठगी का शिकार बने हैं निवेश योजना के नाम पर, जमा योजना के नाम पर। तो बट्स एक्ट इसलिए भी बहुत बेहतर कानून है कि उसमें पहले आपका भुगतान करने की व्यवस्था है, बाद में किसी और का। तो आपका भुगतान होने के बाद किसी और के लिए बचे या ना बचे वो हमारे सरदर्दी नहीं है, लेकिन पहले सबका भुगतान कर दिया जाए, बाद में हमारा कर दिया जाए तो हमारे लिए नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। तो जो एनसीएलटी की प्रक्रिया पर, दिवालिया की प्रक्रिया पर जो कोर्ट ने स्टे लगाया था उसे हटा दिया गया है, और दोबारा से दिवालिया प्रक्रिया शुरू होगी। और जिस सीए को इसमें वो बनाया गया है, लिक्विडेटर कह लें उसको या एक तरह से आरआरपी कह लें, वो लोगों से आवेदन मांगेगा और पहले जो बैंक वगैरह की, फाइनेंसर्स वगैरह की, पार्टनर्स की, इसकी उसकी देनदारी होंगी उनको देगा, और जो ठगी का शिकार 2 लाख सैनिक बने हैं वो ठगे से रह जाएंगे, उनको 1 रुपया भी इस प्रक्रिया के माध्यम से वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अखबार ने इस तरह से इसको लिखा है कि जैसे पहले उनका पैसा मिल जाएगा, तो साथियों ऐसा होना नहीं है। ऐसी ही एक प्रक्रिया जीसीए मार्केटिंग के संदर्भ में भी शुरू हुई है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं एनसीएलटी वाली प्रक्रिया का हमेशा। और भी कई कंपनीज पर ये प्रक्रिया आरंभ हुई है, शायद उस पर अल्केमिस्ट पे भी हुई है, और एक और कंपनी है कोई, उस पर भी हुई है, जो हमसे भी जुड़े हुए हैं कुछ निवेशक। तो इसलिए मैं एनसीएलटी की प्रक्रिया का सदा विरोध करता रहा हूँ, चूँकि बट्स एक्ट तो बनाया ही तब गया था जब ये सारी व्यवस्थाएं, प्रावधान, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हों, किसी हाई कोर्ट के आदेश हों, चाहे एनसीएलटी हो, चाहे लिक्विडेटर हो, चाहे सेबी हो, चाहे सहारा सीआरसी जैसे फेक पोर्टल हों, ये सब
विफल हो चुके थे, विफलता के प्रतीक बन चुके थे। इसलिए बट्स एक्ट को लाया गया ताकि करोड़ों लोगों का भुगतान समय पर किया जा सके, और इसीलिए हम इन सब का विरोध करते रहे। लेकिन ठग और उनके दलाल इतने तेज होते हैं, उनका नेटवर्क इतना तेज होता है कि वो लोगों को बहका लेते हैं और ऐसी खबरों को इस तरह परोसते हैं जैसे अब उनका भुगतान होने वाला हो। तो साथियों, चाहे बाइक बोट हो, जीसीए हो या कोई और कंपनी हो, जहाँ भी एनसीएलटी दिवालिया की प्रक्रिया आरंभ हुई है, वहाँ किसी का कोई पैसा वापस नहीं मिलना है। इस झांसे में कोई साथी ना आए। बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में हमने दो रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में हमको लिबर्टी दे दी थी कि आप पहले दिल्ली हाई कोर्ट जाएं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में वो मामला अब भी विचाराधीन है, चल रहा है, और उसमें अगली डेट 10 दिसंबर 2024 की लगी हुई है। लेकिन हाई कोर्ट का फैसला जब भी आएगा, जो भी आएगा, उस पर भी अब हमारा भरोसा नहीं है। अब हमारा भरोसा इस बात पर है कि हम चाहे बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, रोज़ वैली हो, आदर्श हो, साईं प्रसाद हो, समृद्धा हो, कैलकॉम हो, मैत्रेयी हो, जनशक्ति हो, ट्रिनिटी हो, सहारा हो, पीएचईएल पल्स हो, या आरएमसीएल हो, या साइंस सिटी हो, या कोई फ्यूचर मेकर हो, या कोई अल्केमिस्ट हो, या कैमना हो, जो भी हो, सबको बट्स एक्ट 2019 के दायरे में लाया जाए और इसी के तहत सबका पैसा वापस मिले। और इसकी प्रक्रिया साथियों बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। पूरे देश भर में लगभग सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट पूरे देश में बट्स एक्ट की बन चुकी हैं। बहुत सारे राज्यों में आवेदन भी होने आरंभ हो चुके थे, भुगतान नहीं हुआ। इसलिए हमने भुगतान करवाने के लिए 1 सितंबर 2024 से सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया, और वो आंदोलन बड़ी तेज़ी से पूरे देश में फैलता जा रहा है साथियों। और बहुत सारे लोगों का हमें समर्थन भी इसमें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा आंदोलन शिथिल पड़ गया है। आज 37वां दिन है, शिथिल नहीं पड़ा है। मेरे क्रांतिवीरों ने, मेरे तपस्वी साथियों ने, मेरे वीर वीरांगनाओं ने देश के पूरे बेईमान सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। न केवल देश के प्रधानमंत्री का हृदय कांपने लगा है, बल्कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री तक इस वक्त कांप रहे हैं इस आंदोलन को देख कर के कि ये देश के सबसे कमज़ोर तबके के लोगों ने इतना लंबा, इतना बड़ा आंदोलन कैसे आरंभ कर दिया और अब इनसे कैसे बचा जाए। आज कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ के, उनका क्या नाम है, बोम्मई साहब, बसवराज बोम्मई साहब हमारे कार्यक्रम में आए थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये खबर लगाई थी, आप देख सकते हैं, यही हैं बसवराज बोम्मई साहब। चीफ मिनिस्टर रहे कर्नाटक के, आज हमारे साथियों के बीच में आए थे और आश्वासन देकर के गए हैं कि वो हमारी इस लड़ाई में सहयोग करेंगे और सबका पैसा वापस दिलाएंगे। मैंने कल भी बताया था कि वहाँ की सरकार ने भी, वैसे जो सिद्धारमैया साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया है अपने सेक्रेटरी को, फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो भुगतान अधिकारी हैं बट्स एक्ट के अंतर्गत कर्नाटक में, उन सब की मीटिंग आहूत करने का निर्णय ले लिया है। बहुत जल्दी कर्नाटक में भुगतान की और भुगतान आवेदनों की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में देखेंगे हमारे साथियों ने, ये छत्तीसगढ़ की विपक्ष की नेता हैं, विधायक हैं, हरवंश जैसा कुछ नाम है इनका। इनसे काफ़ी लंबी वार्ता की है, ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठाएंगी और छत्तीसगढ़ में भी बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाकर सबका भुगतान करवाएंगे। इसी तरह से आप देख रहे होंगे राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था बट्स एक्ट के मामले में। राजस्थान के तमाम ज़िलों में, तहसीलों में हमारा आंदोलन बहुत ज़ोरदार तरीके से चल रहा है। तमाम सांसद, वहाँ के तमाम विधायक अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और बहुत जल्दी हम जयपुर में एक विशाल कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं ताकि वहाँ के मदमस्त मुख्यमंत्री को घेर कर उसे बता सकें कि 200 से ज़्यादा
एमएलएज के पत्र हैं, दर्जनों सांसदों के पत्र हैं तुम्हारे नाम, और तुम अभी तक सोए हुए हो। इस आंदोलन की गंभीरता को समझ नहीं रहे हो कि क्या होने जा रहा है देश में। तो ये तमाम चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हैं साथियों। और नवंबर में जब पार्लियामेंट का सत्र चलेगा, या तो केंद्र सरकार पूरे देश में बर्ड्स एक्ट के लिए पुनः गाइडलाइन इशू करके इसको, जैसे 21 फरवरी 2019 की आधी रात से ये कानून पूरे देश में बाया ऑर्डिनेंस लागू कर दिया गया था। पूरे देश में छापामारी शुरू हो गई थी, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट करने के लिए सीबीआई पहुंच गई थी। उसी तरह से पुनः केंद्र सरकार सख्त रुख अपनाए, सख्त रवैया अपनाए, कानून को पूरे देश में लागू करे, सबके आवेदन करवाए, सबका भुगतान करवाए। अगर ऐसा नहीं करवाती है तो जब संसद का सत्र शुरू हो जाएगा साथियों, शीत सत्र नवंबर में शुरू होना है, हम लोग विदाउट एनी परमिशन, कोई परमिशन नहीं मांगेंगे इसके लिए किसी पुलिस से न किसी सरकार से, हम पार्लियामेंट को घेरेंगे और उस घेराव को तब तक खत्म नहीं करेंगे कि या तो सबका भुगतान होगा या फिर नरेंद्र मोदी को सत्ता त्यागनी होगी। इस आह्वान पर, इस संकल्प के साथ पार्लियामेंट को भी घेरेंगे, तमाम विधानसभाओं को भी घेरेंगे। तो इसकी तैयारियों में तमाम साथी अभी से लग जाएं और इस आंदोलन को राष्ट्रभक्ति का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन मानते हुए इसमें तन मन धन से सहयोग करें। भले ही कोई साथी 1 रुपये का सहयोग करे, लेकिन अवश्य करे यदि वो स्वयं को देशभक्त मानता है। तो वो ठग है, बेईमान है, धन पशु है, उससे हमको नहीं चाहिए, 1 करोड़ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई अपने आप को देशभक्त मानता है, देश को ठग और बेईमानों के खूनी चंगुल से आज़ादी दिलाना चाहता है, तो ऐसे नागरिक को, ऐसे व्यक्ति को, हमारे संगठन को तन से, मन से, धन से सहयोग अवश्य करना चाहिए। तो हमारे कुछ दानवीर साथियों ने हमको धन से सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग किया है। मैं उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को समझा, देश प्रेम का प्रदर्शन किया और हमारे संगठन को उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया। ऐसे साथियों में विजय ओराम साहब हैं, उन्होंने 11 रुपये भेजे हैं। चित्रसेन साहू जी हैं, उन्होंने 21 रुपये भेजे हैं। रंजू रॉय साहब हैं, उन्होंने 101 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। यार मोहम्मद खान साहब हैं, उन्होंने 50 रुपये भेजे हैं। हरी सिंह जी ने 5 रुपये भेजे हैं। और रामवरण शर्मा हैं हमारे जिला उपाध्यक्ष मुरैना, उन्होंने चूँकि 10 तारीख को हमारी टीम को मुरैना बुलाया है, तो उसके खर्चे के लिए 5000 रुपये भेजे हैं, ताकि डीजल पानी का जो भी खर्चा आए वो हमें अपनी पॉकेट से ना लगाना पड़े। जगदीश प्रसाद जी हैं, उन्होंने 51 रुपये भेजे हैं। और दुर्गा शंकर जी हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। देवेंद्र कुमार जी ने 105 रुपये भेजे हैं। विजेंदर ओराम साहब ने 10 रुपये भेजे हैं। विजेंदर ओराम साहब ने ही 1 रुपया और भेजा है। एक इरफान हुसैन सैफ़ी साहब हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। इसी तरह साथियों पंकज कुमार जी ने 1 रुपया भेजा है। और हमारे मध्य प्रदेश के बहुत कर्मठ जुझारू साथी आदरणीय बुद्धिमान रमेश सोनी साहब ने हरदा से 105 रुपये भेजे हैं। तो मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे भी उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, सहयोगी हैं, वो सब इसी तरह से आर्थिक सहयोग करते रहें। चूँकि 10 तारीख से हमको देश में देशाटन के लिए निकलना है, देश को जगाने के लिए, ताकि हम अपने देश को ठगों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाते हुए तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करा सकें, तमाम निर्दोष साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोज़गार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिला सकें। तो मेरा नंबर नोट कर लें, जो भी साथी आर्थिक सहयोग करना चाहें, 9560479048। जो साथी संगठन से जुड़ना चाहें, चूँकि संगठन का विस्तारीकरण भी बहुत आवश्यक है। आज आंदोलन चल रहा है, सरकार झुक रही है, डर रही है, कई आश्वासन दे सकती है, झांसे दे सकती है, लेकिन यदि भुगतान से पूर्व हमने आंदोलन वापस ले लिया तो साथियों ये सरकार निश्चित रूप से आपका भुगतान भूल जाएगी।
फिर हमें वैसे ही लड़ना पड़ेगा, चूँकि ऐसे आश्वासन तो कई बार सरकार हमको दे चुकी है। बल्कि बाकायदा ये पार्लियामेंट्री एक्ट बनाकर वचन दिया था सरकार ने आपकी पैसे की वापसी का, जमा राशि का। जब एक्ट को भूल गई, वचन को भूल गई पार्लियामेंट के दिए हुए को, तो ऐसी बेईमान सरकार से हमें पुनः भी विश्वासघात की ही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो पुनः हमारे साथ, देश के साथ छल करेंगे, अपनी ईमानदारी का परिचय नहीं देंगे। इसलिए साथियों, जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती, भुगतान नहीं हो जाता, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस आंदोलन को घर घर ले जाएंगे, पूरे देश को जगाएंगे और इस बेईमान सिस्टम को या तो ये भुगतान करेगा या फिर जमींदोज कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।